नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या है? इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ का, बट लेट्स सी वेदर इट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट। All living organisms are made up of chemicals. These chemicals, small and big, belonging to various classes, size, functions, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. The conversions are chemical reactions or metabolic reactions. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms, be they unicellular or multicellular. All plants, animals, fungi and microbes exhibit metabolism. इसका मतलब क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म सब में होता है, all living organisms. मेटाबॉलिज्म मतलब all living organism are made up of chemicals, मतलब कोई केमिकल इंट्रैक्शन की वजह से ही all living organism प्रोड्यूस हुआ है. तो ये सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, वेदर इट इज़ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. वो चाहे यूनिसेलुलर भी है या मल्टीसेलुलर है, या प्लांट्स है या एनिमल्स, फंगी, माइक्रोब्स, कुछ भी है, सब ही एक केमिकल्स इंट्रैक्शन के थ्रू ही प्रोड्यूस हुए हैं. इसलिए मेटाबॉलिज्म सब में होता है. द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म. तो जो भी केमिकल्स हैं, जो केमिकल्स रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, जिसके थ्रू हम प्रोड्यूस हुए हैं, जिसके थ्रू हमारा बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म हुआ है, वो क्या है? उसको ही हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. इसलिए ये कैरेक्टर किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू नहीं होता. उसको कोई केमिकल्स फॉर्म उनके बॉडी में नहीं हो रहा है, या फिर वो अपना क्या बोलते हैं कि जो केमिकल्स उनके बॉडी में फॉर्म हो रहा है वो कोई इंट्रैक्शंस कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. और या फिर इसको एक और हम तरीके से देख सकते हैं, जो नॉन लिविंग्स होते हैं उसमें अगर कुछ डिस्ट्रक्शंस हो जाए तो वो खुद से फॉर्म नहीं होते, खुद से ठीक नहीं होते, खुद से ठीक नहीं किया जा सकता. बट हमारे बॉडी में अगर कोई स्क्रैच हो गया या ब्लीडिंग हो गई, आफ्टर सम टाइम्स वी विल सी दैट कि वो थोड़ा हील होना स्टार्ट कर रहा है. तो इसका मतलब हमारे बॉडी में कुछ तो रिएक्शंस हो रहा है जिसकी वजह से हम लोग का बॉडी उस जो लॉस हो चुका है, जो बॉडी पार्ट लॉस्ट हुआ है या फिर जहाँ पे वुंड आई है वो हील हो रहा है. तो इसका मतलब कुछ मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कुछ रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रही है. तो जो रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जा रहा है. नो नॉन लिविंग थिंग्स आर एग्जिबिटिंग दिस रिएक्शंस. तो इसलिए हम एक तरीके से बोल सकते हैं, अभी देखते हैं वेदर इट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट, बट हमको तो लग रहा है कि ये डिफाइनिंग ही प्रॉपर्टी होगा ही. Outside the body of an organ performed in a test tube is neither living or non-living. Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living things but surely living reactions. तो ये लाइन थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लें. दैट इज़ metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reaction. ये living things नहीं है but living reactions है. तो यहाँ से क्वेश्चन आते whether it is a living things or not. It is not a living things but it is a living reaction. In vitro is a living reaction, not a living thing. तो जो मेटाबॉलिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, नॉन लिविंग्स में नहीं होता है. तो इसीलिए ये क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स. तो ये क्या हो गया? डिफाइनिंग फीचर हो गया सारे लाइफ फॉर्म्स का. ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और डिफाइनिंग भी है. तो अब तक का पहला पॉइंट हम लोग को क्या मिला? मेटाबॉलिज्म, जो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स. नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं कॉन्शियसनेस. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉन्शियसनेस. द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स or environment and respond to the stimuli which could be physical, chemical or biological. We sense our environment through our sense organs. Plants respond to external factors like light, water, temperature, other organism, pollutants, etc. इसका मतलब क्या होगा? कॉन्शियसनेस किसको बोलते हैं? हमारे आसपास जो भी चीज़ हो रही है उसके रिगार्डिंग हम क्या रिस्पॉन्स करें, उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं. हमको कोई टच किया
मेरे हैंड में टच किया तो हम पीछे मुड़ के देखेंगे कौन है, तो ये क्या है, कॉन्शियसनेस। तो हम ये जान रहे हैं कि कॉन्शियसनेस किसको बोलते हैं। कॉन्शियसनेस मतलब हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है और उसके रिस्पॉन्ड हम क्या दे रहे हैं, उसके लिए हम क्या रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, वो क्या हो गया, कॉन्शियसनेस उसको बोलते हैं। तो ये किस में हमको पाया जा रहा है, ये हर प्लांट्स में कैसे, लेट्स से प्लांट्स में हम बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस लाइट के टाइम ही, जब लाइट मिलेगा तभी होगा। तो ये क्या कॉन्शियस है कि नहीं, वो लाइट मिल रही है तभी होगी। वाटर होगा, टेम्परेचर होगा तो ही वो रेस्पॉन्ड करेगा, वरना नहीं करेगा। तो ये भी क्या, प्लांट भी लिविंग है और ये कॉन्शियस भी है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकार्योट्स टू द कॉम्प्लेक्स यूकार्योट्स, मतलब प्रोकार्योट्स मतलब लैकिंग न्यूक्लियस, मतलब ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस है बट प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं है। कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड द इन्वायरमेंटल क्यूज, मतलब ये लोग वेदर इट इज़ अ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ये क्या होगा, अपने आसपास का जो चीज़ सराउंडिंग्स में जो हो रहा है उसके लिए रेस्पॉन्स करते हैं, ये भी करते हैं। Photoperiod affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. मतलब क्या हुआ, photoperiod affects reproduction in seasonal breeders. फोटोपीरियड्स मतलब लाइट, फोटोपीरियड्स मतलब तो आप समझ रहे हैं ना कि जब लाइट होगी, जब लाइट है या नहीं है, ये भी डिपेंड करता है कि रिप्रोडक्शन होगा या नहीं होगा। सीजनल ब्रीडर्स पे जो ऑल द टाइम जो ब्रीडिंग करते हैं, ऑल द टाइम जो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो उनको नहीं बोला जाए सीजनल ब्रीडर्स। जो कभी कभी ब्रीडिंग करते हैं उन लोग फोटो पीरियड से भी अफेक्ट होते हैं, और ये बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही present. All organisms handle chemicals entering in their bodies. All organisms therefore are aware of their surroundings. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कॉन्शियस होते हैं। उनके आसपास क्या हो रहा है उसके लिए वो क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसका ही मीनिंग होता है कॉन्शियस। तो ये सब में ही प्रेजेंट है। Human beings are the only organisms who are aware of themselves. That is has self consciousness. और ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो सब में कॉन्शियसनेस है बट सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में, सिर्फ ह्यूमन बीइंग में। मतलब हम खुद के लिए क्या रिस्पॉन्स करेंगे, अगर हम जैसे हम बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं और अगर उस चीज़ से हर्ट हुआ तो हम खुद ही रोने लगेंगे। कोई किसी से झगड़ा हो गया तो बैठे बैठे सोच रहे हैं, अरे उससे मेरा झगड़ा हो गया था, वो मेरा अच्छा फ्रेंड थी, तो क्या अब मेरा दोस्ती उससे टूट गया, तो हम रो रहे हैं बैठ के। तो ये क्या, हम खुद के बारे में ही सोच के रो रहे हैं। तो मतलब ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो ह्यूमन बीइंग में ही सिर्फ ये है, बाकी और कोई ऑर्गेनिजम्स में नहीं है। वो उनका किससे झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है, वो रोएंगे हंसेंगे, वैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ ह्यूमन बीइंग में ही प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, कॉन्शियसनेस बिकेम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ किस में, ह्यूमन बींग्स में। बट ये तो नहीं बोला गया कि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बींग का है, बट कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. When it comes to human being, it is all the more difficult to define the living state. We observe patients lying in coma in hospital virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. अब हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन आता है, द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग. यहाँ पे क्या बोला है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस का बात तो हुआ, बट हाँ ऐसा भी तो होता है कुछ लोग कोमा में चले गए, ह्यूमन बींग्स में ही कुछ लोग कोमा में हैं, तो वो तो रिएक्शंस उनके बॉडी में हो रही है, बट क्या मशीन के थ्रू हो रहा है, वेंटिलेटर में रखा गया है, इसकी वजह से हो रहा है. तो क्या वो सच में वो लिविंग बींग्स सेल्फ कॉन्शियसनेस है या नहीं? नो, दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस, बट हाँ दे आर अलाइव बिकॉज अंदर रिएक्शंस तो चल रही है. दे आर नॉट हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस बट दे आर कॉन्शियस, देयर बॉडी आर कॉन्शियस. अगर कहीं से कुछ
रिएक्शंस गलत हो रहा है तो दूसरा बॉडी ऑर्गन्स या दूसरा बॉडी पार्ट्स रिस्पॉन्स करता है, इसीलिए तो वेंटिलेटर में रखा जाता है। तो ये लिविंग बींग्स का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। इसीलिए जो ह्यूमन बींग्स कोमा में है या वेंटिलेटर में है, वो क्या है, वो ब्रेन डेड है बट दे आर कॉन्शियस, द बॉडी आर कॉन्शियस, द ऑर्गन्स आर कॉन्शियस, they are not having self consciousness property but they are conscious. In higher classes you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. मतलब जितना भी लिविंग फेनोमेना हो रहा है, जो भी हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, वो क्या हो रही है, किसी भी कोई एक इंटरेक्शंस तो हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उनके वजह से हो रहा है. Properties of tissues are not present in the constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cells. तो ये लाइन आप अच्छे से देख लें. Properties of tissues are not present in the constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cells. एक टिश्यू में ये प्रॉपर्टी नहीं होता है या फिर एक सेल में ये प्रॉपर्टी नहीं होता है वो टिश्यू बनाए, और टिश्यू में एक प्रॉपर्टी ये नहीं होता है कि वो ऑर्गन बनाए. अगर एक सेल को ऐसे रख दिया गया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बनेगा. हाँ, उसके आसपास के सेल्स उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से वो टिश्यू बन रहा है, और टिश्यू और भी टिश्यू से इंटरेक्ट करके ऑर्गन्स बन रहा है. तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यू जो है आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स. ये पहले से ही उसमें ये प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट नहीं होता है. बट हाँ, ये कहाँ किस वजह से होता है, इंट्रैक्शंस उसमें हो रही है, इसकी वजह से वो टिश्यू बन पा रहे हैं. तो सेल्स में इंट्रैक्शन होता है, many numbers of cells, millions of cells interacts and then they form tissues, and millions of tissues interact then they form organs. तो interactions के वजह से ही इनमें cells में properties आए कि वो tissue बनाए, और tissues में property है कि वो organs बनाए. Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelle. तो वैसे अलग अलग ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हो गया. हाँ, ये सब. तो ये सब में पहले से ही ये प्रॉपर्टी नहीं था कि वो सेल्स बने, कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बने, बट उनके अंदर जो इंट्रैक्शंस हो रहा है उसके वजह से वो क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर कॉन्स्टेंट इंट्रैक्शंस के वजह से वो कोई कॉम्पोनेंट्स, कोई ऑर्गेनेल्स फॉर्म कर रहे हैं. तो ये लाइन क्या है, सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनेल बट अराइज एज द इंट्रैक्शंस ऑफ among the molecular components comprising the organelle. These interactions result in emergent properties at a higher level of organization. The phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving, and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. Biology is the story of life on Earth. All living organisms, present, past, and future, are linked to one another by sharing of the common genetic material but to varying degree. तो यहाँ पे हम क्या पढ़े कि ये जो इंट्रैक्शंस है ये हमेशा से ही चलता रहेगा. अगर इंट्रैक्शंस नहीं होगा तो कोई भी सेल्स टिश्यूज़ नहीं बनाएंगे, कोई भी टिश्यूज़ ऑर्गन्स नहीं बनाएंगे, और या फिर कोई भी मॉलिक्यूलर कॉम्पोनेंट्स मिल करके सेल ऑर्गेनल्स नहीं बनाएगा. तो ये फेनोमेना हमेशा ही रहेगा. इसी तरह से क्या बोला गया है, वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली. और यही बोला गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी वजह से क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेट कर रहा है तभी कुछ फॉर्म हो रहा है. तो ये फॉर्म हो रहा है, इसके वजह से हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, और अगर हम ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है उसके लिए हम रेस्पॉन्स दे पा रहे हैं, और उसी वजह से, इस इंट्रैक्शंस की वजह से ही क्या है, हम लोग कॉन्शियस हैं, नहीं तो हम लोग भी कॉन्शियस नहीं होते. और बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, आर लिंक्ड टू वन अदर बाय शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वैरिंग डिग्रीज. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर पास्ट में हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर में, कुछ भी हो, ये लोग एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ DNA.
and at some respect RNA also, but mostly DNA, but varying degrees में changes है, दे आर नॉट हैविंग सेम डिग्रीज. इसकी वजह से तो हम लोग अलग अलग है, वरना हम लोग सब क्या होते हैं, ट्विन्स होते हैं. तो इसलिए क्या है कि हम लोग सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर दे आर इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सभी क्या है, एक दूसरे के से सेम है. हमारे फादर्स जितने भी पुराने लोग हैं, फादर्स, वो हम लोग उन्हीं लोग में से आ रहे हैं. तो ये क्यों मानते हैं? क्योंकि हम लोग सबके पास एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल है और उसको बोलते हैं डीएनए, जीन्स, अ यूनिट ऑफ दैट. तो इसलिए हम लोग, बट टू वैरिंग डिग्रीज, ये याद रखना, डिग्रीज वैरी कर रहा है, सेम नहीं है. तो हो गाइज, आज का पार्ट यहीं कंप्लीट करते हैं. आई होप आप लोग को पसंद आए, आप लोग को समझ में आए. और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट्स है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो मैं इसको आप लोग को क्लियर कर पाऊँगी और अच्छे से इंट्रैक्शंस हमारी हो पाएगी, हम लोग बता पाएंगे, एक दूसरे के डाउट्स को क्लियर करेंगे. थैंक यू गाइज. प्लीज़ लाइक, share my channel and subscribe it also. Thank you everyone. Goodbye.